आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए शो की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको तरीका बता देते हैं हमारे साथ जुड़ने का। तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फ़ोन कीजिए, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। ये इंस्टाग्राम की जो हमारा सोशल मीडिया हैंडल है वो आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होगा, उसके जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछिए। लेकिन चलिए अब सबसे पहले बाजार पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट्स को भी शामिल करेंगे। तो आज मार्केट पर हम नजर डालें तो आज काफी दायरे में कार्य कर रहा है। शुरुआती भी एक सुस्त शुरुआत देखने को मिली थी और जैसा कि हम सुबह आपसे बात भी कर रहे थे कि आज कंसोलिडेशन का दिन रह सकता है बाजार के लिए और वैसा ही कुछ देखने को भी मिल रहा है। निफ्टी मामूली 37 अंकों की बढ़त वहां पर दिख रही है। सेंसेक्स भी फ्लैट है। बैंक निफ्टी में भी करीब 1.25 अंकों की वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है। तो देखिए चार्ट्स पर आप देखेंगे कि बेहद ही दायरे में आज कारोबार हो रहा है इंडाइसेस पर। लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट पर अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मामला बराबर का ही है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक स्टॉक ऐसा है जो कि बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। तो आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी आज ज्यादा कुछ एक्शन नजर नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि अभी हम देखेंगे तो हल्की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है निचले स्तरों से। अभी थोड़ी देर पहले ये रिकवरी आना शुरू हुई है। देखना होगा कि किस तरह की चाल रहती है आने वाले समय में बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन फिलहाल एक रिकवरी की कोशिश हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी है और आज का टॉप गेनर है नेस्ले में 3% की मजबूती देखने को मिल रही है। और हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी स्टॉक्स ही लीड भी कर रहे हैं। टाटा कंज्यूमर 2% ऊपर, कोल इंडिया 1.5% की मजबूती। इसके बाद एक्सिस बैंक, आईटीसी जैसे स्टॉक में भी अभी एक काफी अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात करेंगे तो आज कमजोरी दिखाई दे रही है आईटी स्टॉक्स में और ऑटो शेयरों में भी हम देख रहे हैं कि वीकनेस है। विप्रो अब 2% नीचे आ चुका है। अदानी पोर्ट्स में कमजोरी है। हीरो मोटो, टीसीएस, अदानी एंटरप्राइजेस और एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स भी आज कमजोरी बनाने का काम कर रहे हैं। तो आज आईटी स्टॉक्स में दबाव है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एफएमसीजी स्टॉक्स आज बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। आज कुल मिला के देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज हम कंसोलिडेशन का ही दिन देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट्स को शामिल करेंगे। हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं, निमेश ठाकर और द स्ट्रीट के कुणाल रामभिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। कुणाल, क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? आज एक दूसरे दिन लगातार हम देख रहे हैं कि एक दायरे में ट्रेड हो रहा है बाजार में। ऐसे में क्या अब मौके हैं फ्रेश एंट्री लेने के या अभी भी आप थोड़ा वेट करेंगे? मॉर्निंग पूजा, मॉर्निंग टू एवरीवन। सो अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमने एक बहुत ही अच्छी शानदार रैली देखी और इनफैक्ट ये रैली के बाद एक साइडवेज छोटा सा कंसोलिडेशन विच इज नोन एज टाइम करेक्शन वो भी आना जरूरी बनता है। अगर हम निफ्टी के लेवल की बात करें तो फ्यूचर्स एज ऑफ नाउ 21,450 पे चल रहा है। आई थिंक प्रेजेंट लेवल से और 50 पॉइंट नीचे इसका एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है विच इज 21,400। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो करीब करीब 47,800 पे उसका एक सपोर्ट बन रहा है। आई थिंक यही सपोर्ट के बेस पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन बहुत ही लाइकली है। मैं यहाँ पे नए इंडेक्स में तो ट्रेड नहीं लूंगा बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी थोड़ा सा अनफेवरेबल है लॉन्ग्स के लिए। शॉर्ट तो डेफिनेटली नहीं बन रहे, ट्रेंड अभी भी बरकरार है, बट स्टॉक स्पेसिफिक व्यू हम डेफिनेटली लेकर चल सकते है इंडेक्स पे व्यू फिलहाल के बाजार के हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं आगे और पहली कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। किरण जी हैं हमारे साथ कोलकाता पश्चिम बंगाल से। किरण जी गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप? सर हमारे पास 3,800 शेयर डाइकॉम ग्रुप का है और वो 44 रुपीज 65 पैसे के रेट पे लिया हुआ है। कब लिया था आपने? सर हो गया 1.5 साल करीबन हो गया। वही, क्योंकि थोड़े ऊपरी स्तरों पे है फिलहाल, नुकसान आपको होता हुआ। चलिए आपको एक बेहतर नज़रिया देने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। कुणाल जी आप ही बताइए, ब्राइडकॉम क्या करना चाहिए? हमें पता है इसमें जो कॉर्पोरेट एक्शंस हुए हैं उसके बाद ये काउंटर कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। इनफैक्ट अभी भी देखिए तो इसमें कोई मैसिव रिवर्सल जैसा तो नहीं है, बट एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मुझे चार्ट पे एज ऑफ नाउ ये दिख रहा है कि करीब 8-10
पहले इसमें मैसिव वॉल्यूम हुए थे। काउंटर ने करीब 17 रुपए 25 पैसे से लेकर आई थिंक 20 रुपए तक का एक बढ़त दिखाई थी और उस दिन ये 20% अपर सर्किट में भी था। सो आई थिंक ये एक शायद पॉजिटिव साइन बन सकता है। ट्रेंड नेगेटिव है बट एज ऑफ नाउ डेफिनेटली इस काउंटर में बने रहना पड़ेगा। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट कर सकता हूँ, वो है 17 रुपए 20 पैसे का। अगर काउंटर 17-20 के नीचे जाता है तो एग्जिट कर दीजिए, और अगर ये काउंटर अगले कुछ समय में 23 रुपए के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली फिर से हमारी चैनल पे रिविजिट करिए और किसी एक्सपर्ट की सलाह ले दीजिए। आई थिंक यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है। सो फॉर टाइम बीइंग बने रह सकते हैं। ओके, तो बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है स्टॉक में। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अब महाराष्ट्र से दिनेश जुड़े हैं फोन लाइन पर। दिनेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम मेरा इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का होल्डिंग है 124 पे 340 शेयर। अच्छा ठीक है, और समय दे सकते हैं आप? लॉन्ग टाइम के लिए जैसा कि 5-10 साल के लिए। अच्छा ठीक है निमेश, आप सलाह दीजिए। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है? मुनाफे में है ये, 124 पर इन्होंने लिया हुआ था ये स्टॉक और अब 228 पर आ चुका है। हालांकि स्टॉक में गिरावट भी काफी दिखी थी, लेकिन अब हाल फिलहाल में सेक्टर से जुड़े जो बात की जा रही है कि अब आने वाला समय हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा, उसी में इस स्टॉक ने भी अच्छी दौड़ लगाई। लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं आपको कंपनी के, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या होल्ड करने की सलाह देंगे या फिर अपना निवेश स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि मुनाफे में है ये इस स्टॉक में? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक प्योरली टर्न अराउंड स्टोरी है। जो कुछ भी इश्यू हुए थे 2019 में, बाद में कंप्लीट मैनेजमेंट जो है वो चेंज हुआ है और काफी सारी चीजें हैं उस पर कंपनी ने फोकस किया है। कंपनी ने जो पास्ट में गलतियां की थी वहां पर उसने एक जो है वो सुधार लाए हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी। मुझे लग रहा है कि ये काउंटर के अंदर एक टर्न अराउंड स्टोरी है और आने वाले दिनों में हाउसिंग फाइनेंस के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि एक काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो मेरा व्यू जो है वो बुलिश है। मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। आपने काफी लोअर लेवल से एंट्री की है और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर जिस तरह से बिजनेस चेंज हुआ है और मैनेजमेंट चेंज हुआ है, 300 रुपए का लक्ष्य मुझे देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। 300 के लेवल पे आए तब फिर से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा अपने पोजीशन का, बट फिलहाल आप जो है वो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर बने रहिए और 300 के लक्ष्यांक आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकता है। आपको इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर राय। चलिए बढ़ते आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। कल्पेश हैं सूरत गुजरात से। कल्पेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? हाँ नमस्कार सर जी। मेरे पास IRFC के 28 रुपये मैंने बाइंग किया हुआ था सर जी। जी पहले तो आपको बधाई देनी होगी क्योंकि बहुत ही शानदार स्तर पे आपने स्टॉक में एंट्री की और लगभग 5 गुना मुनाफे की ओर लगातार आप बढ़ते जा रहे हैं। रेलवे स्टॉक की बात करें, रेल इंफ्रा की बात करें तो यहाँ पर लगातार पॉजिटिव व्यू बन रहा है। आज भी हम देख रहे हैं स्टॉक का लगभग 5% ऊपर नजर आ रहा है। चलिए निमेश, IRFC 28 रुपए की खरीद, क्या राय होगी आगे के लिए? देखिए, स्टॉक में जब से IPO आया था तब से काफी टाइम तक जो है वो स्टॉक के अंदर एक कंसोलिडेशन का फेस रहा था और उसके बाद अगर देखें तो एक शॉर्ट टर्म के अंदर एक मूवमेंट स्टॉक के अंदर अच्छी आ गई है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए और अच्छे खासे रिटर्न आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रैली बन गई है स्टॉक के अंदर, तो इसलिए शायद साइडवे रहने की चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो अगर टर्म व्यू है तो आप एक करीब 90 या 85 का एक स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए और ऊपर में अगर 110 115 के लेवल के आसपास आता है वहां पर एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक कीजिएगा। लिए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, ऑप्शन के चैंपियन। और हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ गई हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे रहेगा वो मुथूट फाइनेंस में रहेगा। इंटरडे 30 मिनट स्टार्ट पे स्टॉक यहाँ पे जो है वो 1475 के पास एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। वहां से ऊपर की तरफ के अप मूव्स यहाँ से एक्सपेक्टेड है। आपको कॉल ऑप्शन के जरिए इसको ट्रेड करना है। मुथूट फाइनेंस की 1500 की कॉल ऑप्शन को खरीदे 24.5 से 25 रुपए के रेट पे।
इसका जो टारगेट रहेगा वो 34 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 19 रुपए का मेंटेन करके रखना है। क्लियरली आपको जो 24.5 से 25 रुपए की बाय प्राइस बताई गई है उसी पे इसको बाय करें। इसका आपको अधिकतम नुकसान जो है वो 3300 का होगा। मैक्स गेन जो है वो 4950 का हो सकता है। 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। ओके, थैंक यू ध्वनि ये स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए। तो मुथूट फाइनेंस 1500 की कॉल खरीदे, 24 रुपए के आसपास मिल रही है 34 के लक्ष्य के लिए। अधिकतम मुनाफा आपको बता दिया है 4950 का, लेकिन नुकसान का भी ध्यान रखिए। और इस बीच सेबी का डिस्क्लोजर भी आपके लिए दिखा देते हैं आपको, क्योंकि सेबी यही सलाह देती है कि एफएनओ में जब भी आप ट्रेड करें तो संभल के ट्रेड करिए, अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसमें नुकसान होता है। तो यहाँ पर संभल के ट्रेड करने की राय ऑप्शंस में। अगले कॉलर को जोड़ते हैं। कुलदीप सिंह कोटा राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। जी कुलदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? ओके सर। जी जी पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरे पास टाटा पावर के हैं 200 शेयर 248 के भाव पे सर। ठीक है। हाँ तो सर उसके बारे में जानना है। कब तक रुक सकते हैं आप? कोई नजरिया? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं कुलदीप जी, और टाटा पावर में अच्छे लेवल पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 248 जो है इनका खरीद भाव है। फिलहाल इनके भाव से काफ़ी ऊपर स्टॉक का। चलिए इस पर एक राय देने की कोशिश करते हैं। कुणाल जी, टाटा पावर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, क्या होगी सलाह? अगर हम लंबे अवधि के चार्ट की बात करते हैं तो अप्रैल 2022 में ये काउंटर करीब करीब 280-290 के बीच में चल रहा था। इनफैक्ट रिसेंटली जस्ट 3 वीक्स बैक इस काउंटर ने पहला ब्रेकआउट दिया वही लेवल का, और अब ये ऑल टाइम हाई जोन पे चल रहा है। आई थिंक फ्रॉम हियर अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली इस काउंटर में बने रह सकते हैं। बाय ऑन डिप की रणनीति भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बाय एनी चांस अगर ये काउंटर हमें 300 पे मिलता है तो पिरामिड स्टाइल पे वी कीप ऑन एडिंग द पोजीशन। आई थिंक इसके पोजिशनल टारगेट्स जो मेरे चार्ट पे एज ऑफ नाउ मुझे दिख रहे हैं वो करीब 380 से 385 तक के लेवल्स हैं। सो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू टाटा पावर इज अ क्लियर बाय एंड बाय ऑन डिप ऑल्सो। हमारे व्यूअर के पास है तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। ठीक है, तो बने रहने की सलाह आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से टाटा पावर में। बढ़ते आगे, अगले जो दर्शक हैं उनका सवाल हमारे पास है। गिरधारी लाल जी हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से, और इनका सवाल यस बैंक पे है। 900 शेयर इन्होंने लगभग 20 रुपए के भाव पे इन्होंने यहाँ पर एंट्री की हुई है। चलिए, एक लंबे अरसे बाद हमने देखा कि यस बैंक में अच्छी रैली देखी है। निमेश जी, यस बैंक 20 रुपए की खरीद क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट में यस बैंक की कंपेयर में और भी काफी बैंक्स है जो अच्छे प्राइस पे है और बैलेंस शीट की पोजीशन भी काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी 10% काइंड ऑफ गेन मिल रहा है। चार्ट पे अगर बात करें तो एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिला है, तो मुझे लग रहा है कि 20 रुपए का अपना कॉस्ट टू कॉस्ट का एक स्टॉप लॉस लगा के एक शॉर्ट टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए व्यू मेरा बुलिश नहीं है। मुझे लग रहा है कि अभी भी काफी पीएसयू बैंक है जहां पर एक काफी स्ट्रांग बैलेंस शीट है और वैल्यूएशन वाइज भी काफी कंफर्ट लेवल पे है, तो वहां पर स्विच कर देना चाहिए। बट अभी फिलहाल एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज हुआ है, तो मैं आपको 20 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की राय देता हूँ। अगर ऊपर में 24-25 के लेवल के आसपास आता है तो वहां पर एक बार एग्जिट करने की मेरी रिकमेंडेशन है। आप वहां पर एग्जिट करके कोई अच्छी बैंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो बता ही दीजिए अगर एग्जिट 24-25 रुपए पे एग्जिट करना है तो फिर कहाँ जो है वो एंट्री ली जा सकती है? देखिए, मेरे हिसाब से पीएनबी जो है अभी काफी स्ट्रांग दिख रही है और वैल्यूएशन वाइज भी काफी कंफर्ट लेवल पे है। जिस तरह से एनपीए के अंदर हम लोग रिकवरी देख रहे हैं, पिछले सालों में काफी प्रोविजनिंग एनपीए की गई है, तो वो सब प्रोविजनिंग जो है वो अभी रिकवर बैलेंस शीट पे देखने को मिलेगी प्रॉफिटेबिलिटी के मोड पे। मुझे लग रहा है कि पीएनबी ये लेवल से अच्छा दिख रहा है। अगर प्राइवेट बैंक के अंदर जाना है तो वो एचडीएफसी बैंक, जिसने पिछले 3 सालों से इन्वेस्टर को मेजर कोई रिटर्न नहीं दिया है, मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी भी ये लेवल से काफी अच्छी स्ट्रांग दिख रही है। 2000 के टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो इधर अगर आप पीएसयू में जाना चाहते हैं, स्मॉल प्राइस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप पीएनबी में स्विच कर दीजिए। अदरवाइज एचडीएफसी बैंक जो है वो मेरी प्रीफर बेट रहेगी। तो उम्मीद है कि आपके सवालों का आपको जवाब मिल गया हो। और यस बैंक में 24 से 25 रुपए 26 रुपए तक के लक्ष्य जो हैं वो वहाँ पर ध्यान रखिए, और वहाँ से फिर एग्जिट होने की सलाह। 2 ऑप्शन आपको निमेश जी ने दिए। एक तो आपको ऑप्शन दिया एचडीएफसी
और इसके अलावा आपको पीएनबी का भी ऑप्शन दिया। अगली कॉलर को जोड़ते हैं, दीपिका हैं राजस्थान से। दीपिका जी नमस्कार, राजस्थान में कहाँ से बात कर रही हैं पहले तो ये बताइए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं राजस्थान से हनुमानगढ़ से बोल रही हूँ। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप? सर मुझे इसी चीज के, अभी आपने काउंटर बताया, उसी चीज से पूछना था, रिलेटेड सवाल है मेरा पीएनबी बैंक और यस बैंक के बारे में। ठीक है, यस बैंक पे तो हमने राय दी आपको 24-25 रुपए तक के जो लक्ष्य हैं वहां तक की रैली दिख सकती है और वहां से जो हमारे एक दर्शक थे उन्हें एग्जिट करने की सलाह दी। तो यस बैंक के अलावा पी की आपने बात की, जरा क्वांटिटी बता पाएंगे कितना आपने लिया हुआ है? सर मेरे पास 50 शेयर है, 50 रुपए के रेट पे लिया हुआ मैंने। ठीक है ठीक है, तो पीएनबी पहले मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा थे सर ये, ठीक है, तो वो मैंने सेल आउट कर दिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पीएनबी ले लिया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए पहले तो आपको बधाई, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल पे आपने लिया और डबल हो चुका है आपका मुनाफा, अच्छा खासे मुनाफे पर इस वक्त आप सवारी कर रही हैं। तो चलिए पीएनबी पर एक राय कुणाल जी से भी ले लेते हैं। कुणाल जी, 50 रुपए की खरीद पीएनबी पे क्या करना चाहिए? क्वांटिटी काफी अच्छी है, मुनाफा बहुत अच्छा होता हुआ। तो सर्टनली हमारे व्यूअर ने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री ली है। इनफैक्ट काउंटर जिस तरह आपने बताया डबल हो चुका है, बट यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है कि 2019 में इस काउंटर ने जो पीक बनाया था वो 96 लेवल्स का बनाया था। वहीं से हमने एक गिरावट देखी थी जो काउंटर को 30 रुपए पे लेके आई थी और फिर से अब ये काउंटर वही लेवल पे पहुंचा हुआ है विच इज अराउंड 90। सो फॉर ये 95 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस मार्क की तरह काम करेगा। 3 साल पुराना लेवल है, वहीं पे एक पीक भी बना हुआ था। सो आई थिंक यहाँ से कॉशियस अप्रोच रख सकते हैं। अगर यह है कि इन्हें ये बड़ी क्वांटिटी में से मुनाफा नहीं मिस आउट करना है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं और जो रिमेनिंग पोजीशन होगी उसका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा एज ऑफ नाउ 85 का। अगर काउंटर 85 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आई थिंक होल्ड कर सकते हैं तब तक और इस काउंटर को रिविजिट करते रहिए। 95 क्रॉस होने पर इसमें बहुत ही अच्छी रुझान फिर से बन सकती है। तो पॉजिटिव मोमेंटम पीएनबी में 95 का एक अहम लेवल और एक बार फिर से इसको रिव्यू करेंगे हम आगे भी, लेकिन फिलहाल बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते आगे, इंद्रपाल हैं दिल्ली से हमारे साथ। इंद्रपाल जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे को देवयानी एंटरप्राइज है, मेरे पास 500 शेयर। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा था कि मतलब मेरे पे है ये सर अभी 213 पे बाय है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए सर? ठीक है, तो देवयानी इंटरनेशनल 213 की थोड़ा ऊपरी स्तरों पे आपने बाय किया है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि थाईलैंड की यूएसआर कारोबार में एंट्री से जो है वो तेज़ी नज़र आ रही है। इस वक्त 4.25% तेज़ है ये शेयर। 1066 करोड़ की फंडिंग से 274 KFC रेस्टोरेंट का एक्विजिशन कंपनी करेगी। तो आज एक्शन है, लेकिन आपकी खरीद 213 की है जो कि अभी के भी भाव से काफ़ी ऊपर है। चलिए इस पर एक राय देने की कोशिश करते हैं। निमेश जी, देवयानी इंटरनेशनल 213 की खरीद, आज स्टॉक में एक्शन खबरों के दम पे। देखिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए और जिस तरह से न्यूज़ फ्लो है कंपनी के फेवर में, बट अगर वैल्यूएशन की बात करें तो अभी भी स्टिल कम, जो स्टॉक का पीई वो मोर देन 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन मुझे अभी कंफर्टेबल नहीं लग रहे, तो मेरी राय बनी कि अभी शॉर्ट टर्म मोमेंटम है फेवर में, तो जब तक मोमेंटम है तब तक आप होल्ड कीजिएगा और एक बार कॉस्ट के नजीक आए तो एक बार एग्जिट कर दीजिएगा, क्योंकि वैल्यूएशन अल्टीमेटली मार्केट एक हाई लेवल पे और यहाँ से कोई भी थोड़ा भी कोई नेगेटिव न्यूज आता है तो जहां पर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाले स्टॉक है उसके अंदर शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे हमने पिछले भी ये काउंटर के अंदर देखा था। तो मेरा व्यू थोड़ा कॉशियस है देवयानी इंटरनेशनल के अंदर। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको होल्ड करता हूँ और जैसे आपके कॉस्ट के नजीक आता है वहां पर एक बार एग्जिट की राय देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये राय फिलहाल देवयानी इंटरनेशनल पे आपको मिलती हुई, थोड़ा सतर्क नजरिया फिलहाल देवयानी इंटरनेशनल पे। चलिए बढ़ते हैं आगे, राजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। राजेंद्र जी गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिससे राजेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। न्यूजेन टेक के इनके पास 100 शेयर हैं, 1450 रुपए के भाव पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री की है। न्यूजेन जो टेक में इनकी खरीद है थोड़ा ऊपरी स्तरों पे है, इनके भाव के आसपास ही है, लेकिन थोड़ा नुकसान यहाँ पर होता हुआ।
कुणाल, न्यूजेन टेक क्या होगी आपकी राय? में अगर देखें तो हमने बहुत ही बढ़िया रुझान देखी। काउंटर 800 से जो चला हुआ है 1500 पे जाके रुका है और एज ऑफ नाउ 15-20 दिन से ये काउंटर साइडवेज कंसोलिडेशन में है। अगर मैं गलती ना करूं तो लेवल है करीब करीब 30 नवंबर से लेके अब तक इस काउंटर ने कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। अब इसमें इसकी वजह से थोड़ी सी वीकनेस भी दिख रही है। आई थिंक यहाँ पे एक छोटा सा हिट हो रहा है एज ऑफ नाउ। लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 1360। बट अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो यहाँ पे मोमेंटम फिजल आउट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। एक बार एग्जिट कर लीजिए। काउंटर नीचे आता है, जो मैंने सपोर्ट लेवल बताया 1360, वहीं के अगर हमें बाय करने मिलता है हम री इनिशिएट करेंगे। ट्रेंड बढ़िया है बट एंट्री लेवल थोड़ा सा ऊपरी लेवल का है, सो एक बार एग्जिट करने की सलाह बनेगी। 1360 पे रीविजिट करके एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, तो एक बेहतर रणनीति आपके सामने कुणाल जी ने रखी। बढ़ते हैं आगे। मोहन कुमार हैं बिहार से, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहन जी नमस्कार। बिहार में कहाँ से बात कर रहे हैं आप, पहले तो ये बताइए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। मैं बिहार में छपरा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरे IDFC में फर्स्ट बैंक में है 91 के रेट से 809 शेयर। और सर एक मेरा स्टे है PNB पे 403 शेयर। कितने पे लिया था? ये लिए थे सर हमने 62 रुपीज में। ठीक है, PNB पे अभी थोड़ी देर पहले हमने राय दी और 50 रुपए के भाव पे एक दर्शक थे जिन्होंने एंट्री ली थी। तो PNB में तो फिलहाल बने रहने की सलाह है। 95 का जो लेवल है वो अहम लेवल है, उसके बाद फिर हम एक बार रिव्यू करेंगे। चलिए फिलहाल IDFC फर्स्ट बैंक पर आपको एक राय देते हैं। आपके भाव के आसपास ही है फिलहाल स्टॉक का, लेकिन आगे क्या नजरिया होगा? निमेश जी क्या करना चाहिए IDFC फर्स्ट बैंक में? आगे क्या नजर आ रहा है? 91 रुपए की खरीद है। देखिए मर्जर की अप्रूवल मिल गई है और मुझे लग रहा है कि एक बार मर्जर होने के बाद स्टॉक के अंदर बेहतर पोजीशनिंग में देखने को मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अगर 96-98 के लेवल के आसपास है तो वहां पर एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए। बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने लायक है। काफी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और जो भी कंसर्न्स थे उसके अंदर काफी हद तक जो है वो गिरावट आई है। तो मुझे लग रहा है कि IDFC फर्स्ट बैंक एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो के अंदर होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म व्यू है तो अगर 98 के लेवल के आसपास एक बार रिव्यू कर लीजिए। को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही नजरिया निमेश जी की तरफ से मिलता हुआ। चलिए सवालों को थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक देंगे और एक अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। बिल्डिंग मटेरियल, आर्ट, डिजाइन और आर्किटेक्ट का एशिया का बड़ा ट्रेड फेयर एसटेक दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। इस ट्रेड फेयर में काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस दौरान APL अपोलो के स्टॉल पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिल्डिंग मटेरियल, आर्ट, डिजाइन और आर्किटेक्ट को लेकर एशिया का बड़ा ट्रेड फेयर दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित किया गया। इस ट्रेड फेयर में काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस दौरान APL अपोलो के स्टॉल पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। भारत में स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स के निर्माता APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड ने एसटेक ट्रेड फेयर में अपने प्रोडक्ट्स को दर्शकों तक पहुँचाया। पिछले 10-15 साल में हमने काफी ग्रोथ देखा है इन टर्म्स ऑफ जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। सो स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स हर शेप में, हर साइज़ में आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा गैल्वेनाइज ट्यूब्स हैं, रूफिंग सॉल्यूशंस हैं, सोलर रूफिंग सॉल्यूशंस हैं। बहुत सारे ग्रीन प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं जैसे चौखट फेंस, जो कि पेड़ों को कटने से बचाता है। एक बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है जो कि सस्टेनेबिलिटी के कॉज को आगे ले जाने में मदद करता है। APL अपोलो न केवल CPVC पाइप और फिटिंग बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले वाटर सॉल्यूशंस अपने ग्राहकों को देता है। ब्रांड ग्रीनर अर्थ में विश्वास रखते हुए सस्टेनेबल स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस देने के लिए काम कर रहा है। ग्रीनर अर्थ और इस टॉपिक को हम बहुत सीरियसली लेते हैं APL अपोलो में। हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से लेकर के, प्रोडक्ट से लेकर के जो हम प्रोडक्ट मार्केट में ले जा रहे हैं और जिस कंस्ट्रक्शन, फ्यूचरिस्टिक कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो सब सस्टेनेबिलिटी और कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने के अराउंड समेटा हुआ है। APL अपोलो ने अपना नया TVC
देश की बढ़ती ताकत लॉन्च किया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने ब्रांड के स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स उद्योग में अव्वल होने की जानकारी दर्शकों को दी। एक कॉलर को जोड़ते हैं, अनिल है हमारे साथ मध्य प्रदेश से। अनिल जी नमस्कार, मध्य प्रदेश में कहां से बात कर रहे हैं आप, पहले तो ये बताइए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। बोल रहा हूँ सर, मेरे पास PVR आइनॉक्स है सर, 1780 के रेट से खरीद है सर, और 300 शेयर है उसके। मेरे को क्या करना है उसके लिए? मैं ट्रेडिंग के लिए लिया था उसको। ठीक है, ट्रेडिंग के उद्देश्य से आपने लिया था। चलिए कुणाल, PVR आइनॉक्स 1780 की खरीद है, ट्रेडिंग के हिसाब से इन्होंने ये स्टॉक परचेज किया था, क्या होगी इनको राय? हमारे व्यूअर ने आई थिंक एक ब्रेकआउट पे ही परचेज किया होगा, जो 1780 का ही लेवल था। इनफैक्ट काउंटर अभी भी अच्छे से सस्टेन कर रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली अगर हम अप मूव की बात करें तो अक्टूबर से लेके अब तक एक पॉजिटिव ट्रेंड भी इस काउंटर में बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो चार्ट पे दिख रहा है वो है 1880, विच इज द शॉर्ट टर्म टारगेट। आई थिंक फॉर टाइम बिंग इस काउंटर में बने रह सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस बनेगा 1760 का, 1760 का स्टॉप लॉस बना के इस काउंटर में बने रहे। 1880 का पहला टारगेट है, और अगर काउंटर 1880 को क्रॉस करता है तो फिर से एक बार रिविजिट करिए। आई थिंक यहाँ से और एक बड़ी रुझान शुरू हो सकती है। सो फॉर टाइम बिंग बने रहने की सलाह। ठीक है, तो बने रहने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई, और ये जो शुक्रवार है वो काफ़ी अहम भी है क्योंकि दो बड़ी रिलीजेस भी हैं, और थिएटर जो मालिक हैं, मल्टीप्लेक्स ओनर्स हैं, उनके लिए काफ़ी अहम रिलीज़ है। शाहरुख खान की डंकी और साउथ सुपरस्टार प्रभास की सालार, ये दोनों 21 तारीख को रिलीज़ हो रही हैं। तो फिलहाल इसमें बने रहने की सलाह। बढ़ते आगे, शिवाजी सिंह हैं ओडिशा से हमारे साथ इस वक्त। शिवाजी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर। सर हमारे पास 300 शेयर सोम डिस्टिलरीज का है एट द रेट ऑफ 347। इस पे जानना था। और सर दूसरा शेयर है JSW इंफ्रा। ठीक है, वो सर 5,000 शेयर है, 231। ठीक है, तो JSW इंफ्रा जो है वो 231 के स्तर पे आपने खरीदा है, और सोम डिस्टिलरीज 347 के भाव पे। चलिए सबसे पहले सोम डिस्टिलरीज पर एक राय आपको देते हैं। निमेश, सोम डिस्टिलरीज क्या करना चाहिए? काफी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने खरीदारी की है। देखिए, स्टॉक के अंदर ऑलरेडी काफी बड़ी रैली आ गई है। डेफिनेटली कंपनी जो है काफी एक्सपेंशन मोड में है और नए ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, पर्टिकुलरली ब्यूटी स्पेस के अंदर। मुझे लग रहा है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। स्टॉक के अंदर एक करेक्शन की भी उम्मीद है। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मेरी राय बनेगी कि आपको एक बार एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी रनअप हो चुका है। यहाँ से कोई बड़ा मूवमेंट आएगा, जैसे पिछले रनअप हुआ है ऐसे ही मूवमेंट आ जाएगी, ऐसा चांसेस काफी कम दिख रहे हैं मुझे। तो मुझे लग रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आपको एक जरूर से ये काउंटर के अंदर एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, एक और इनका स्टॉक है JSW इंफ्रा। 231 रुपए की खरीदारी इन्होंने JSW इंफ्रा पे की हुई है, क्या होगी इस पे राय निमेश जी? देखिए, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफी अच्छा रनअप और काफी अच्छी रिकवरी आई है। मुझे लग रहा है कि ये काउंटर के अंदर सपोज इलेक्शन के अंदर फिर से बीजेपी आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अंदर मोमेंटम बना रहेगा। तो एक इवेंट है, शॉर्ट टर्म व्यू के अंदर व्यू मेरा बुलिश है, परंतु अगेन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर जो है एक रैली आ चुकी है, तो एक साइडवे रहने के चांसेस जो है वो ज्यादा दिख रहे हैं। तो राय यही बनेगी कि आप कॉस्ट के ऊपर आता है एक बार जरूर से एग्जिट कर दीजिएगा। ऑल ओवर स्ट्रक्चर जो है मुझे थोड़ा साइडवे जैसा लग रहा है, ये भी ऑलरेडी रैली आ चुकी है, इसलिए तो व्यू मेरा इतना बुलिश नहीं है JSW इंफ्रा के अंदर। तो ये है आपके स्टॉक्स पर राय, और फिलहाल इस शो में इतना ही। अपने दोनों एक्सपर्ट निमेश जी और कुणाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए और दर्शकों के और निवेशकों के अहम सवालों पर राय देने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।